हौसला देने के लिए आए। बहुत बुरा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास डिबेट शो में। आज के दिन हम बात करेंगे नॉमिनेशन को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, और कांग्रेस ने जो ऐलान किया था कि 90 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे, आखिर 90 सीटों पर उम्मीदवार क्यों नहीं कांग्रेस उतार पाई। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक सीट सीपीआईएम को दे दी गई है, समर्थन भी दिया गया। यही नहीं, कांग्रेस बार बार जो ये कह रही है कि हम अकेले दम पर चुनाव यहां पर जीतेंगे, इसके पीछे क्या वजह रही। अगर हम बात करें बीजेपी की, चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी की और अन्य दलों की, तो उन्होंने फिलहाल 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में इस समय सियासी हलचल जोरों पर है। कई उम्मीदवारों को कांग्रेस की निराशा भी हाथ लगी, कई ने दामन छोड़ दिया, तो कई ये कह रहे हैं कि अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बताएंगे कांग्रेस को कि हमारी ताकत क्या है। ऐसे में कांग्रेस को अंदर खाने में क्या अब कमजोर अब कोई करने के लिए है क्या? कांग्रेस को कहां पर नुकसान होगा, सवाल यह भी है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। हरियाणा में इन दिनों चुनावी शोर है और इस शोर में एक आवाज जो बुलंद हो रही है वो है बगावत। आपसी कलह और अंदरूनी उठापटक के बीच अब चुनावी माहौल में भी कांग्रेस के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। 12 सितंबर हरियाणा में नामांकन की आखिरी तारीख थी, जिसमें बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों के सभी प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए थे। कांग्रेस ने भी सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी और जब आखिरी समय में भी नामों की लिस्ट में अपना नाम नहीं पाया तो कांग्रेस में बगावती तेवर सामने आए हैं। इसमें नाम है फरीदाबाद जिले के तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर और बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक शारदा राठौड़। कांग्रेस से टिकट न मिलने से शारदा राठौड़ ने बल्लभगढ़ सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। मन में तो बहुत हैरानी हुई, हैरानी और दुख दोनों भाव थे कि ऐसा हमारा क्या कसूर था। मुझे तो यही लगा कि पहले भी हमारे साथ जीवन में राजनीतिक धोखे हुए हैं और इस बार भी राजनीतिक धोखा हमारे साथ हो गया, तो बहुत पीड़ा और बहुत हैरानी हुई। मगर कार्यकर्ताओं ने मेरा जोश बनाए रखा। 3:30 बजे तक रात को मेरे घर पे सब लोग जुटे रहे और उन्होंने फैसला लिया कि अगर आप हमारा सम्मान करती हैं तो चुनाव लड़िए, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे इसी तरह पार्टी हमें दबाती रहेगी और हम कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती रहेगी। हम किसी के साथ लगने को तैयार नहीं हैं, इसलिए आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मैंने कार्यकर्ताओं की डिमांड पर आज चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन किया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ये इसका मैं नहीं बता सकती, रात के 1 घंटे में हुआ है, रात के 1 घंटे में हुआ है। अब देखना होगा कि कांग्रेस से बगावत के बाद बगावती चेहरों को चुनावों में फायदा होता है या नए चेहरों पर खेले दांव से कांग्रेस को ये सभी बातें चुनावी परिणामों के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन पूर्व में रहे विधायकों के टिकट कटने से कांग्रेस को नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं। फरीदाबाद से दीपक गौतम, सूर्या समाचार। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस में भी घमासान मचा है। पानीपत ग्रामीण सीट से टिकट न मिलने से नाराज विजय जैन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए आप। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पानीपत ग्रामीण सीट से टिकट न मिलने से नाराज विजय जैन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से नामांकन भरा है। विजय जैन कुछ समय पहले ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले विजय जैन बुधवार देर रात तक कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश के यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू को मैदान में उतार दिया। इस दौरान विजय जैन जनता को भूपेंद्र हुड्डा की नीतियों का हवाला देते हुए कहते थे कि पूर्व सीएम की नीतियों को देखते हुए उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है।
अब विजय जैन उसी कांग्रेस के खिलाफ ग्रामीण सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ ही साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खैर, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 89 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन के तहत एक सीट उनके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी। राज्य में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। तो टिकट को लेकर हरियाणा कांग्रेस में इस समय घमासान मचा हुआ है। हालांकि देखिए, उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, नामांकन का दौर भी इस समय पूरा हो चुका है। लेकिन इसके पीछे अब वजह क्या है कि कांग्रेस ने केवल 89 सीटों पर ही उम्मीदवार अपने उतारे हैं। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव देखिए चरम पर है। सभी दल पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे भी होने वाले हैं हरियाणा के अंदर, और कांग्रेस के भी पॉलिटिकल जो नेता हैं, टॉप लीडरशिप है, वो भी हरियाणा के अंदर आपको प्रचार करती हुई दिखाई देगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी की, अर्जुन सुडेल प्रवक्ता INLD, सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के जुड़े हुए। अभी कुछ ही देर में कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है प्रियदर्शनी आपका, अर्जुन आपका, सुरेश पाठक आपका सूर्य समाचार में। प्रियदर्शनी जी, अब तो देखिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब केवल उम्मीदवारों की बारी है कि वो किस तरह से अपना विशेष योगदान दें। अब अग्नि परीक्षा उनकी अब शुरू हो गई। आलाकमान ने तो अपना काम कर दिया है। सागर जी, हमने तो ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर दी थी। कांग्रेस को मालूम था कि उनके यहाँ इस किस्म का अंतर्कलह बेहद विकराल रूप लेगा। यही कारण है कि ये छुप छुपा के रातों को अपने टिकट और उम्मीदवारों का नाम देते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने साथ ये पूरी लिस्ट लेके आई हूँ किन किन उम्मीदवारों ने इनके खिलाफ मुखालफत कर दी है, और ये लिस्ट बड़ी लंबी है। टिकट करने के बाद जो निर्दलीय पंचकूला से पूर्व मेयर नेत्री उपेंद्र कौर अहलूवालिया जी लड़ रही है। नलवा से नेता संपत सिंह ने दिखा दिए अपने तेवर। उसके बाद बल्लभगढ़ से नेत्री शारदा राठौर ने दिखा दिया, वो भी निर्दलीय नामांकन उन्होंने भर दिया है। तिगाव से टिकट ना मिलने के कारण निर्दलीय नामांकन भरेंगे ललित नागर। भिवानी से मास्टर सतबीर रेत्रा ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये आप ये देखिए ना कि अभी मतलब सिर्फ इन्होंने ही टिकट रात को अनाउंस किया, ये सब मैं निर्दलीय उम्मीदवारों के बता रही हूँ। और तो और बगावत हुई है। भिवानी से पूर्व विधायक रामकिशन ने अपनी बगावती तेवर कर दिए। अंबाला छावनी से इन्होंने चित्रा सरवारा को, आम आदमी पार्टी में थी, वहां से ये आश्वासन देके बुलाया था कि हम आपको टिकट देंगे। कांग्रेस में उनको ले आए, उसके बाद उनको भी टिकट नहीं दिया। तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अपने पार्टी का नहीं हुआ, जिन कार्यकर्ताओं को लेके आया उनका मान सम्मान नहीं कर पाया, जिन पार्टी के नेताओं के बस पे उन्होंने, जिस बेस पे उन्होंने चुनाव लड़ना था, उनको साइडलाइन कर लिया। सिर्फ हुडा जी के हम चेहरे पे क्या चुनाव लड़ लेंगे, पूरा हरियाणा जीत लेंगे, कांग्रेस को ये गलतफहमी है। तो कांग्रेस को समझ में आ गया है कि इनके हाथों से जमीन चली गई। आखिरी दिन तक ये लोग किसी न किसी इसी ताक में थे कि आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो जाए, क्योंकि इनको पता था कि आम आदमी पार्टी के साथ अगर ये गठबंधन करेंगे तो किसी तरीके से दोनों, कहते हैं ना, दो डूबती हुई लहरें, क्या पता थोड़ा बहुत तिनके और किनारे में पहुंच जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इनका साफ डर दिखाई दे रहा है। इनको पता है इनके हाथों से जमीन जा रही है, और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए इनका अंतर्कलह कितना विकराल रूप लेता है और किस तरीके से नेतागण इनकी पार्टी से जाएंगे और चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे या मुखालफत शुरू कर देंगे। क्योंकि पहली बात कि इनके पास कोई भी संगठन नहीं है। बहरहाल अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारे बहुत सारे नेता जो नाराज होके गए थे, उनकी घर वापसी का टाइम आ गया, वो सब वापस आ गए, उनको मना लिया गया है, या कोई भी अगर गलतफहमी है तो उनको समझा लिया गया है। इनके यहाँ इनको ये बात पता थी, इसलिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये डिजास्टर हो चुका है। अब ये चाहे कितना भी करें, ये डिजास्टर्स हो चुके हैं। जिन्होंने नामांकन भरने थे वो तो भरेंगे, जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो तो लड़ेंगे। तो कांग्रेस की इस समय हालत खराब है। जहां तक बात करें इनेलो की, तो लोकसभा चुनावों में सबने देख लिया था कि 1.40% के करीब इनका पूरा वोट शेयर था पूरे हरियाणा में। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने सत्ता भोगी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि हरियाणा में एक समय पे नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। लेकिन ये एक ऐसी भी पार्टी है जहां पे एक ऐसा बड़ा नेता है
जो कन्विक्ट होके आया है, एक सजा यापन करके एक कब नेता आए हैं, इनके वरिष्ठ नेता, तो आप सोच सकते हैं कि इनेलो की इस समय हालत बहुत खस्ता है। तो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र विकल्प रह गया है जनता के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 10 साल में अपने काम के बूते पे लोगों के जन्म में अपनी जगह बनाई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पहली बार 7th पे कमीशन लेके आई है हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 1,40,000, जी हाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1,40,000 सरकारी नौकरियां दी है। इनेलो के समय में 15,000 नौकरियां थी और हुड्डा साहब के समय में 80,000 से भी कम ठीक है थी, वो भी प्रियदर्शनी, 2 दिनों अन्य तक ही प्रवक्ताओं का भी चली। स्वागत कर दें। पूरी लिस्ट और सारी डिटेल आपकी सुनाएंगे दर्शकों को एक एक करके। जी अर्जुन सुडेल प्रवक्ता एनएलडी के भी हैं। अर्जुन जी, तैयारियां आप कैसी देखिए? चुनाव तो बहुत नजदीक है, अब प्रक्रिया नामांकन की भी पूरी हो चुकी है। अब ये जो बड़ा चैलेंजिंग वक्त है अब आप लोगों के लिए कि हाँ कितना ग्राउंड पर जाएं, कितना लोगों से जुड़े, कितना डोर टू डोर कैंपेनिंग करें। देखिए हम तो सागर जी पहले ही चुनाव से की तैयारी में थे। हम कभी घर नहीं बैठे, हम शुरू से, चाहे वो नगर निगम का चुनाव रहा हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव रहा हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो उपचुनाव रहा हो, तो हम तो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं। और चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक अकेले विधायक होते हुए भी विधानसभा की बात करें, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, तो इस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं। और हमने लगभग आज सभी सीटों पर हमने उम्मीदवार उतार दिए हैं और तैयारी पूरी है। हरियाणा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग तंग है और इंडियन नेशनल लोकदल बस। लेकिन अर्जुन जी, नाम जो है ऐसा लगा कि पूरी तरह से तस्वीरें साफ नहीं है। कई लोग ऐसे ही गए नॉमिनेशन करने के लिए, शायद आप लोगों ने कह दिया कि आप ही उम्मीदवार हैं। कितने कैंडिडेट और कितने लोगों ने नामांकन किया, एक बार इस बारे में भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। देखिए, हमने लगभग 51-53 सीटों पर चुनाव लड़ना है इंडियन नेशनल लोकदल ने, और बाकी बची 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने लड़ना है। हमने बिल्कुल सिर्फ 1-2 सीट को छोड़कर वहां पर हमने सिर्फ समर्थन किया। 53 में से हमने 51 उम्मीदवार का नॉमिनेशन कर दिया है। मैं पूरी लिस्ट मेरे पास है, 51 उम्मीदवार हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। ठीक है, सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के भी हैं। सुरेश पाठक जी, 2 सीटों पर देखिए आपने समर्थन भी दिया है, 75 कैंडिडेट आपने अनाउंस किए हैं टोटल। समर्थन के पीछे वजह क्या और क्या कुछ कहेंगे अभी तक की तैयारियों को लेकर, बताइएगा, और लिस्ट को लेकर भी, नामांकन की प्रक्रिया पे। जी देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है, जननायक जनता पार्टी ने अभी तक 85 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर, 85 सीटों पे जो हमारे पास नाम कैंडिडेट ने नामांकन किया उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई है। केवल और केवल 3 सीटें नारायणगढ़, महम और बल्लभगढ़ की अगर बात करें, उनको छोड़ के 2 सीटों पर जननायक जनता पार्टी ने प्रत्याशी जो सशक्त, जैसे रंजीत चौटाला जी हो गए, तो सशक्त उम्मीदवार थे, उनको अपना समर्थन दिया। तो जननायक जनता पार्टी की तैयारी में कहीं भी कमी नहीं है, आत्मविश्वास में कहीं भी कमी नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड पर उतर गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मुझे तो अभी आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस जो 2500 प्लस नामांकन आवेदन लेकर बैठी थी और बहुत ही अति उत्साहित पार्टी थी, उन्होंने अपनी एक सीट, भिवानी वाली सीट सीपीएम को दे दी है और अपने 89 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन से जस्ट एक दिन पहले, यानी 11 तारीख की रात को, वो भी कब की। देखिए, जब आप किसी प्रत्याशी का आप एक उसके धोखे में करके उसका करियर खत्म करने की सोचते हैं, तो वो प्रत्याशी आपकी पूरी पार्टी को खत्म करने के लगता है। अब वो कांग्रेस का हाल वही होने वाला है। उन्होंने प्रत्याशियों को नामांकन करने से तो षड्यंत्र के तहत रोक दिया है, लेकिन मुझे हालात लगते हैं, तो मैं उन हालातों को देख के कह सकता हूँ कि वो जो प्रत्याशी है वो नामांकन ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ वो भी अब ऐसे ही षड्यंत्र करेंगे और कांग्रेस जो सपना देख रही है मुख्यमंत्री बनने का या सत्ता में आने का, तो कांग्रेस का वो सपना सपना ही रह जाएगा। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देख रहा था कैंडिडेट की, तो बड़ा ही ताज्जुब हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व का बहुत बड़ा संगठन कहती है। बहुत बड़ा संगठन होने के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अति उत्साहित है, लेकिन 5 से 6 उम्मीदवार तो उन्होंने जेजेपी के लेके अपनी टीम, अपनी लाज बचाई है।
जो जननायक जनता पार्टी छोड़ के उनके पास गए थे, उन सीटों पे मुझे क्या उनके पास इतने भी सशक्त उम्मीदवार नहीं थे कि उन्हें जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों का सहारा लेना पड़ा। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें पूरा जो प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, वो बड़े फपक के रो रहे थे। उनके जो उनके समर्थक थे वो भी बड़ा रो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा दिया। कविता जैन जी हैं, उनके पति जो हैं राजीव जैन जी, वो निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस हिसाब से कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सशक्त है, जब आपको उम्मीदवार ही उधारी पे लेने पड़ रहे हैं, आपको उम्मीदवार लेके चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। और रही हमारी आईएनएलडी की बात, आईएनएलडी और बीएसपी जो गठबंधन है, आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन की लिस्ट देख रहा था कि उनके पास तो पूरे कैंडिडेट नहीं हुए, 32 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है। तो मैं वही बात बताऊंगा कि जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन जो है अपने आप में सशक्त है। उन्होंने जो चीज कही थी उस चीज को पूरा किया। 85 सीटों पर अपने कैंडिडेट, अपने और एएसपी गठबंधन के कैंडिडेट उतारे हैं और 2 सीटों पे नामांकन दिया है। तो जरूर आप देखेंगे कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कितना जननायक जनता पार्टी के पास। ठीक है प्रियदर्शनी, देखिए आज के दिन ऐसा लगा कि कांग्रेस थोड़ी और अब बिखर गई है, टूट गई है। जब कल के दिन लिस्ट आई देर रात तो ऐसा लगा कि लिस्ट में हुड्डा साहब की ज्यादा चली है और यही आपसी फूट लग रहा है आप लोग को फायदा अब देगा और इसीलिए आप लोग थोड़े और उत्साहित अब दिखाई दे रहे हैं। इस समय हाँ, कांग्रेस जो थोड़ा सा है गेम से थोड़ा सा आउट अब लग रही है, क्यों? सागर जी, आप लोगों को तो आज दिखाई दे रहा है। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने ये एनालाइजेशन बहुत महीने पहले ही कर लिया था। आप लोग की बात हो गई थी क्या हुड्डा जी से कि ऐसे ऐसे पूरा गेम प्लान करिएगा? मैं आपको बताऊं, ये सुगुफा था, इन लोगों ने छोड़ रखा था कांग्रेस ने। हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। जैसे एक गांव में नहीं होता, शेर आया शेर आया। नहीं प्रियदर्शनी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कई बार जेजेपी और इनेलो ने इस बात का जिक्र भी किया कि हुड्डा जी बी टीम है आप लोग के लिए। हुड्डा जी ना किसी की बी टीम है, वो तो खुद ही, मैं बताऊं हुड्डा जी की तो ये मैं बताऊं, ये एक अंदरूनी बात आपको बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब सीएससी की बैठक हुई, ठीक है, तब हुड्डा जी ने साफ ये बोल दिया कि भैया टिकट वितरण अगर मेरे हिसाब से नहीं किया तो मैं दूसरा अमरिंदर बन जाऊंगा। दूसरा अमरिंदर बनने के लिए तैयार थे हुड्डा जी। तो कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से गुटबाजी है ये साफ दिख रही है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजवाला को तो इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। क्या कुमारी शैलजा की इच्छा नहीं थी? क्या उनके समर्थकों की इच्छा नहीं थी? ये वंचित वर्ग की बात करते हैं। बहुत आवाज कट रही है, डबलिंग हो रही है। नहीं सागर जी, ये वंचित वर्ग की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, वंचित वर्ग से अगर इनको इतना ही प्यार होता तो राहुल गांधी ने अभी आरक्षण के ऊपर इतना घटिया और भद्दा बयान नहीं दिया होता। अगर ये वंचित वर्ग के इतने ही हितैषी होते कांग्रेसी तो इस किस्म के ओछे बयान नहीं देते। और दूसरी बात की कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते। इनके यहाँ अंतर्कलह इतना ज्यादा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता जीजीपी के, उन्होंने बोला कि हमने जिसको कहते हैं ना उनके प्रत्याशी ले लिए और अब उनको चुनाव लड़ाया। अरे आपके जो प्रत्याशी थे वो आपसे निराश, हताश और आपके झूठ के जो पुलिंदों से खराब हो चुके थे। आपके संगठनात्मक रचनात्मक जो आपने झूठा संगठन बना रखा था जिसका कोई भी आधार नहीं था, उसको छोड़ के जाना चाहते थे और ऐसे संगठन में जाना चाहते थे जो मजबूत, स्थायी और अच्छी सरकार दे पाए। क्योंकि उनको भी, उन एमएलए को भी पता था कि वो किसके द्वारा बनाए गए हैं और एक्चुअली में किस सरकार ने काम किया, किस पार्टी ने काम किया है। जेजेपी ने जो बेसिक मुद्दे थे उन मुद्दों पे भी वो खड़ी नहीं हुई है। डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, 2-2 3-3 आवाजें। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो 3 पार्टियां जेजेपी, आप और इनेलो, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आराम से नोटा से भी कम वोट लाएंगे। और ये आज लिख लीजिएगा, इतिहास में ये पहली बार होगा। सागर जी, आपको आज मेरी बातें लग रही होंगी, लेकिन शायद आज आप भी सोच रहे होंगे कि जो मैं बातें बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद, उनका अंतर्कलह देखने के बाद, मैं आपको बता रही हूँ 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 9 या 10 तारीख को नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है, जन की सरकार बनने वाली है। और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सैनी जी भी आपको देखिए लग रहा है कि इनाम देंगे। आपने जो जो भविष्यवाणी की है
उनको लेकर की तय है उनका आना, वही शपथ भी लेंगे, परिणाम आपने डिक्लेयर कर दिया, तो पोजीशन आपकी बढ़ने वाली है प्रियदर्शनी बहुत जल्दी, जिस तरह से भविष्यवाणी आप कर रही हैं। मैं बता रही हूँ मेरी भविष्यवाणी आप लिख लीजिए सागर जी, हम तो डिबेट पे मिलते रहते हैं, आप मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए और मैं आपके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ तो भविष्यवाणी पूरी देखिए इंजेस्ट होती है, सारी एकदम रिकॉर्ड में पड़ी है, मैं प्ले कर दूंगा और जिस दिन आप आएंगे फिर डिबेट में परिणाम के बाद भविष्यवाणी कितनी आपकी सच हुई है। बिल्कुल आपकी डिबेट में आऊंगी और देखिएगा आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मिलेंगे। और जो मैं रिजल्ट देखिए, मैं आपको बताऊं सागर जी, मैं राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार भी थी और पॉलिटिकल पत्रकारिता की है मैंने, और मेरा का एनालाइजेशन उन चीजों पे भी लेके है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं इसलिए मैं एनालाइजेशन बता रही हूँ, मैं एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से भी बता रही हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों चूज करें। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चूज करेंगे, हमारी दादी काकी नानी क्यों चूज करेंगी। हुड्डा साहब के यहाँ पे 1000 रुपए मिलते थे, 1000 रुपए जो पेंशन था, पेंशन भत्ता मिलता था, आज 3000 मिलता है। हमारे जो युवा है आज उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप भत्ता मिल रहा है। 10वीं और 11वीं का छात्र अगर उसके पास येलो कार्ड है उसको भी हम लोग भत्ता देते हैं। नहीं देखिए, अगर आप न्यूट्रल जवाब अगर देती हैं प्रियदर्शनी, तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी हल्के में लिया, आप लोग कांग्रेस को भी इस समय हल्के में ले रही हैं। ये वही आम आदमी पार्टी जिसने गुजरात में जाकर सेंधमारी लगा दी थी, आपको याद हो, जो बीजेपी का पूरा किला ही है गुजरात, जहां से कोई हटा नहीं पाता है। सागर जी हल्के में लिया नहीं है, हल्की पार्टी है। आधार इनका आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताऊं। इनकी तो इंटरनल बातें मैं जानती हूँ, मुझसे ज्यादा बेटर कौन जानेगा। मैं आपको बताती हूँ कि इनके पास 90 कैंडिडेट नहीं है, ज्यादा दूर जाने की नहीं है। इनके जो विधानसभा के कैंडिडेट इन्होंने या मेरी जो बगल वाली विधानसभा है गुड़गांव में, वहां पे इन्होंने जो कैंडिडेट नियुक्त किया था उसने बोल दिया जी मेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना है, उसने बोल दिया जी मेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना है। उसके बाद ये कैंडिडेट ढूंढ रहे रात रात भर में, तो इनके पास 90 कैंडिडेट नहीं है, संगठन के नाम पे झूठ का फुलंदा है। तो आप समझिए, विदाउट संगठन, विदाउट जिसको कहते हैं ना एक सशक्त परिवार के बिना आप किसी भी घर की नींव नहीं हो सकती। उसी तरीके से आप चुनाव भी बिना किसी सशक्त संगठन के नहीं लड़ सकते हैं, और ये सत्य है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त संगठन है, प्रोटोकॉल है, चीजें हैं। इन्होंने जो टिकट वितरण किया है, कांग्रेसियों को पता था कि इस पे हंगामा होना है, इस पे लड़ाई झगड़ा होना है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के सारे चोरी वाले काम ना रात को ही होते हैं। ये क्यों नहीं दिन में इन्होंने लिस्ट जारी कर दी, क्योंकि इनको मालूम था कि एआईसीसी में हंगामा हो जाना है, एआईसीसी में भीड़ लग जानी है, लोगों ने लत्तम जुत्तम कर लेनी है। जिला के एक पद में तो इनके हंगामा हो जाता है, लत्तम जुत्तम हो जाता है, तो इनको ये सब पता था। और लेकिन उसके बाद भी ये देखिए, मैंने तो आपको डिबेट के शुरू में ये पूरी लिस्ट बता दी थी कि किन किन लोगों ने विरोध कर दिया। ये विरोधियों की लिस्ट है, और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो टीजर था, टीजर, उसके बाद ट्रेलर आएगा, उसके बाद पूरी पिक्चर आएगी, और उसके बाद दर्शकों को पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना चुकी है। सुरेश जी, अभी तक देखिए सारे मेहमानों ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आप नहीं थे, आपकी चर्चाएं बहुत चल रही थी कि कांग्रेस में ऐसा है, उथल पुथल मची है, लेकिन उथल पुथल वाकई में दिख रही है सर। 2500 से ज्यादा देखिए उम्मीदवार आपके पास आ गए, आप लोगों ने सबसे 20-20 हजार रुपए भी ले लिया कि आ जाइए भीड़ लगा लीजिए, फिर भी आप लोग बताइए 90 उम्मीदवार नहीं तय कर पाए, 89 पे ही फेल हो गए। नहीं देखिए, एक सीट हमने गठबंधन को दी है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि 89 सीटों पे उम्मीदवार उतारे। सीपीआई को गई है भिवानी की सीट, और इंडिया गठबंधन का आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी, प्रियदर्शनी जी भी जानती हैं कि उनके साथ हमारा सीटों को लेकर तालमेल नहीं हुआ। अदरवाइज राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन बना था, इस गठबंधन की एक मिसाल हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में भी दी गई है कि एक सीट 90 में से गठबंधन के नाम है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को याद रहे कि इंडिया गठबंधन कायम है, इसलिए सीट दी गई है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि भगदड़ की जो बात है, आपने कही कि 20-20 हजार रुपए ले लिए। 20-20 हजार रुपए कोई हमने ना तो बाहर के लोगों से लिए हैं जो आवेदक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, जिन्होंने पार्टी में टिकट आवेदित किया है, तो उनसे एक
कार्यकर्ता तो पार्टी से हर तरीके से जुड़ा होता है, तन मन धन से। नहीं देखिए, अब पार्टी सुरेश में जो जी कार्य होता है वैसे भी सुरेश जी अगर इस पर हम हमारे बहस करेंगे ना कि विधायक 20-20 हजार रुपए आप लोगों ने क्यों लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं से लिए, तो बहस बहुत लंबी है, खिंच जाएगी। अगर मैंने आवेदन किया 20,000 रुपए दिए तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ी हो गया सर। मैं तो इस उम्मीद में दिया कि मुझे आप लोग टिकट देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो 20,000 मेरे वापस भी आप करेंगे कि कहीं नाराज में ना हो जाऊं। सही बात है। आप देखिए, आवेदन की फीस भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्जाम भी नहीं होने दिया, और कितने आवेदन किए। एक ही छात्र, एक ही विद्यार्थी बार बार रोजगार के लिए अप्लाई करता है, वो फीस ठीक है, जाती चलिए सर, ऐसा है कि डिबेट आज 20,000 पे नहीं है सर, डिबेट हमारी बगावत पे है। बगावत कैसे संभालेंगे, सवाल अब ये है, क्योंकि देखिए पूरी लिस्ट हम दिखा रहे हैं इस समय, कई ऐसी सीटें हैं, चाहे हम बात करें जहां से आपके कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने देखिए दामन छोड़ दिया, चाचा भतीजे के बताइए रास्ते अलग हो गए। ये सब कैसे अब संभालेंगे आप लोग, तो बताइए, जीत का ख्वाब अपना सजोए बैठे हैं। देखिए, फीस कोई ना तो बाहर को दी और ना ही बाहरी लोगों ने दी। कांग्रेस कार्यकर्ता तो हमेशा अपनी मेंबरशिप के लिए भी फीस देता था, 250-300 रुपए की पर्ची कटती थी। और ये तो आवेदक हैं जो 1.5-2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, छोड़िए सर, 20,000 छोड़िए सर, कम टू द पॉइंट सर, डिबेट पर आते हैं। बगावत जो मैंने सवाल किया उसका जवाब ले लें, फिर अन्य मेहमान भी हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में कोई बगावत नहीं है। अभी आप देखोगे, जब 3,000 आवेदन है और 90 सीट है तो टिकट तो एक को ही मिलेगा। लेकिन कोई बगावत के सुर जो आप कह रहे हो कि भगदड़ बीजेपी में जैसे मची है, कांग्रेस में ऐसे नहीं है। क्योंकि बीजेपी में बाहर से आए हुए लोग थे, दूसरी पार्टियों से दल बदलू लोग थे, परिवारवाद वाले लोग थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। और पार्टी में जिनको टिकट दी है वो भी पार्टी के काम पे लग गए हैं, और जिनको टिकट नहीं मिली वो भी प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, 10 व्यक्ति कहीं टिकट मांग रहे हैं, एक को मिल गई तो 9 व्यक्ति अपनी नाराजगी लीडरशिप को जरूर जाहिर करते हैं। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में भगदड़ है या कोई पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के साथ हमारे तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हरियाणा की जनता का छुटकारा दिलाएंगे। और 90 सीटों में से हम 60 से अधिक सीटों पर जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार उतारे हैं उनको जिताकर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे विधायक दल नेता, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे दोनों महासचिव राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हो। ठीक है, देखिए सुरेश रोड जी, क्या है कि जो आप बात आप कर रहे हैं कि हाँ आप जीत आप सकते थे, कई सारे सर्वे, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी यह बात बोले कि हाँ चलिए पलड़ा आप लोग का भारी है, लेकिन इस समय देखिए थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है। ये गेम चेंज क्यों हो रहा है, वजह क्या है इसके पीछे, इसी पर सवाल होगा आगे आपसे। और आप भी जान रहे हैं कि हाँ कहीं कहीं पर दिक्कतें अड़चन आ रही है जिसे कांग्रेस दुरुस्त करने में लगी है। प्रियदर्शनी, आपके पास आऊंगा, लेकिन अर्जुन जी और सुरेश जी बाकी रह गए थे सवाल से। अर्जुन सुडेल, मेरा सवाल आपसे ये था कि बीएसपी की हम बात करें, चाहे देखिए जेजेपी की हम बात करें, चंद्रशेखर आजाद से जो उन्होंने तालमेल अपना बिठा लिया, आप लोगों ने जाट प्लस से एससी वोट बैंक और सभी समीकरणों को कैसे साधा जाए आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन इतना आसान है क्या इन सबसे पार पाना, 90 सीटों में बहुमत के आंकड़े को छू पाना जो जादुई आंकड़ा है 46 का? देखिए, ये गठबंधन जनता का गठबंधन है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये गठबंधन। और ये साहब काशीराम जी के विचारों का, चौधरी देवीलाल जी के विचारों का गठबंधन है। और अभी मैडम बात कर रहे थे पेंशन की, पेंशन भी लगाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। 100 रुपए अगर पेंशन लगाई थी तो चौधरी देवीलाल जी ने लगाने का काम किया था। और तब ये लोग कहते थे कि पेंशन ऐसे लगी ही नहीं सकती। लेकिन अर्जुन जी, बीएसपी जिस पार्टी से हाथ मिलाई ना सर, उसकी नैया डूब गई है। आप लोग के जहन में डर नहीं रहा क्या? एक बार हमने लोकसभा में भी पहले हमने गठबंधन किया था, 4 सीटें हमने तब जीती। बीएसपी के गठबंधन में लोकसभा में भी हमने जीतने का काम किया है। ये भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहले हमने चुनाव लड़ा लोकसभा का बसपा के साथ एक बार, तब हमने 4 सीटें जीती थी, 1 बीएसपी ने और 3 हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का एक बहुत अच्छा गठबंधन जनता के सामने जाएगा। मैडम बात कर रही थी बेरोजगारी भत्ता की, बेरोजगारी भत्ता भी हमने शुरू किया था। ये जो सारी स्कीमें हैं, ये चौधरी देवीलाल जी की स्कीमें थी। और चाहे वो हरिजन चौपाल की बात करें, चाहे वो वाल्मीकि चौपाल की बात करें, चाहे वो पेंशन की बात करें, ऐसी बहुत सारी। और अब भी हमने वादा किया है, पेंशन को हम 7500 रुपए करने का काम करेंगे। जहां शुरू हमने करी थी उसको बहुत ऊपर तक लेकर भी हम ही जाएंगे। ठीक है सुरेश पाठक जी,
10 सीटें तो आप लोग पा गए थे सर, और देखिए आप लोग गेम जो है मेकर की भूमिका में आ गए थे कि आप ही लोग पूरे गेम चेंजर है हरियाणा के। पिछली बार आप लोगों ने गेम पलट भी दिया, कांग्रेस को उम्मीद थी कि आप लोग हाथ मिलाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मना करके बीजेपी का दामन थामा। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि जमानत भी जब्त हो जाएगी, जिस तरह से आप लोग रणनीतियां बना रहे हैं एसपी के साथ मिलकर। सागर जी देखिए, सपने लेने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। जहां तक कि हमारे प्रवक्ता बीजेपी की बात है, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, देखिए जब ये गठबंधन टूटा था जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, तो उस टाइम दुष्यंत जी ने केवल और केवल इनसे एक मांग रखी थी। लोकसभा चुनाव में रोहतक की सीट भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन में दुष्यंत जी को मिल रही थी कि आप रोहतक की सीट से चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कहने पर दुष्यंत जी ने रोहतक की सीट बीजेपी को मना कर दी। उन्होंने केवल और केवल एक ही बात कही थी कि हम किसी भी लोकसभा सीट पर आपके जो आप सीट दे रहे हैं उस पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम केवल और केवल आपका समर्थन करेंगे। आप केवल हमारी इतनी बात मान लीजिए कि आप इस वृद्धावस्था पेंशन को जो ताऊ देवीलाल जी ने शुरू की थी इसको बढ़ा के 5100 कर दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात को मना किया और वहां से गठबंधन टूटने की बात, ये बातें 4.5 साल गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया, सागर जी, दोनों पार्टियों ने हाईकोर्ट ये गलत बात है, काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए अब ये दोनों फॉल्स नैरेटिव है, को गालियां दे रहे हैं, एकदम तो गलत 4.5 बात है, साल पहले याद नहीं आई एकदम फॉल्स नैरेटिव है, एकदम फॉल्स नैरेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 3000 रुपए की पेंशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये बात हकीकत है। मैं किसी भी फॉल्स नैरेटिव को नहीं सुनूंगी। बिल्कुल भी वो नहीं कहा। देखिए अगर भारतीय सागर जनता जी। पार्टी है राजस्थान में, भारतीय जनता सागर पार्टी जी एकदम फॉल्स नैरेटिव है, एकदम ठीक है, गलत बात कोई नहीं, बोल रहे हैं सुरेश जी का बीजेपी जवाब दे प्रवक्ता। लीजिए। प्रियदर्शनी, अर्जुन जी आप भी दे रहे हैं। अर्जुन जी कुछ कह रहे हैं कम शब्दों में, फिर प्रियदर्शनी जवाब देंगे। सुरेश जी चलिए, एलिगेशन अगर आपने लगाए तो फिर उसका जवाब भी ले लेते हैं। देखिए सागर जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। क्या आज दोनों पार्टियों की एक दूसरे की बुराइयां याद आ गई, एक दूसरे के भ्रष्टाचार याद आ गए? 4.5 साल जब इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया। क्या अर्जुन जी जो सवाल आप पूछ रहे हैं जेजेपी से मैंने कई बार पूछा कि आप लोग जब तक 4.5 साल थे आप लोगों ने, सुरेश जी सुनिए, सुरेश पाठक जी सुनिए मेरी बात। पाठक जी, जब तक बीजेपी के साथ आप लोग थे, आप लोग कह रहे थे बीजेपी बहुत बेहतर है। 4.5 साल जब तक आप लोग थे बीजेपी को संभाले रहे कि नहीं नहीं भ्रष्टाचार मत करिए, आप लोग जैसे निकले क्या बीजेपी रास्ता भटक गई, क्या बिगड़ गई? देखिए सागर जी, मैं केवल और केवल एक चीज कह रहा हूँ कि जिस दिन हमने इनके साथ गठबंधन तोड़ा है। सागर जी, आई वांट टू कोट अगेन, हमने इनके साथ गठबंधन तोड़ा है, इन्होंने हमारे साथ नहीं तोड़ा है, हमने इनको तोड़ा है। गठबंधन करने भी आप लोग आए थे, गठबंधन करने कोई दुष्यंत जी आपके दरवाजे पे नहीं गए थे। दुष्यंत जी हम भी नहीं गए थे आपके दरवाजे पे, आप ही आए थे, हम भी आपके दरवाजे नहीं गए थे, आप ही लोग ललाही थे सरकार में आने के लिए। 40 सीट पे आपकी सरकार नहीं चल रही थी, आपका मुख्यमंत्री नहीं बन रहा था। आप थे ना, आप अपनी स्वीकृति से थे ना, गठबंधन किसने तोड़ा? हमने तोड़ा है। आप स्पीकर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन श्रोता भी अच्छी बनी है। मैं केवल और केवल एक चीज कह रहा हूँ कि ये जो गठबंधन टूटा है, इस गठबंधन पे लोकसभा सीट लेने की बजाय जननायक जनता पार्टी ने, ये प्रियदर्शनी आप काउंटर कर सकती हैं, विंडो में आप दोनों लोग बताइए। नहीं, मैं इसका काउंटर इसी चीज से करूंगी कि इनसे पूछिए, मेरे साथी प्रवक्ता, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ मैं इनकी, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दें, ये गठबंधन किसने तोड़ा? इन्होंने तोड़ा हमसे या हमने इनके साथ तोड़ा है? हकीकत ये है सागर जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है गठबंधन हमने इनके साथ तोड़ा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ नहीं रहना चाहती है। और किसी स्टेट में 3000 की पेंशन है भारतीय जनता पार्टी। पिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है इनका, मैं बताऊं खिसियानी। ठीक है, आइए अपने सवालों पर आते हैं। प्रियदर्शनी जी आइए सवालों पर आप आते हैं। देखिए अब तो बगल में बैठ गए आपके, देखिए सुरेश जी भी बैठ गए कांग्रेस से। आज के दिन आप बिना पानी पिए कोस रही थी कांग्रेस को। अब सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और आप लोग के रहता है डिबेट शो में, लेकिन कांग्रेस से जहन में डर तो रहा आप लोगों के, और बार बार आप लोगों ने इसका जिक्र किया कि लड़ाई दो ही के बीच है। लेकिन अब चुनाव जब अंतिम पड़ाव पे आप कह रहे हैं कि नहीं अब गेम ओवर है कांग्रेस का, हम अकेले हैं।
देखिए सागर जी, बाकी शायद हो सकता है किसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला होगा कि लड़ाई जो है दो लोगों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन मैं आपकी डिबेट में भी और हर डिबेट में आके ये पहले से बोल रही हूँ, और आज तो पूरे दावे के साथ बोल रही हूँ, लिखित ले लीजिए, कहिए मैं लिखित लेके भेज देती हूँ। आज दावे से आपको ये बात बोल रही हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ रही है। जनता की आवाज बनके जनता हमें चुनाव लड़वा रही है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे वोट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जनता भूल नहीं गई है कि किस तरीके से इन्होंने जीजा जी की जेबें भरी हैं। जनता भूल नहीं गई है कि किस तरीके से इन्होंने लैंड घोटाले किए। जनता भूल नहीं गई है कि किस तरीके से इन्होंने ओपन फायरिंग करवाई है। और जनता को हम भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे नेता जमीन पे उतरे हुए हैं और रोज बोलेंगे, रोज इनके चिट्ठे निकालेंगे। जो व्यक्ति अपने संगठन का नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं से 20-20 हजार रुपए ले रहा हो कि आप हमें दीजिए। एक बात बताइए, इसका मतलब कि आप भी सागर जी जानते हैं हिंदुस्तान की हकीकत। आज भी ठीक है 30,000 प्रियदर्शनी, रुपए में वक्त तो एक पूरा छोटे से घर ब्रेक का चलता है, माफ करिएगा आपको रोक रहा हूँ। आप जिस जी। तरह से बीजेपी की तारीफ में पुलिंदे बांध रही हैं और आप जिक्र कर रही हैं, हो सकता है जल्दी मंच भी आप साझा करें। सुरेश जी, आज के दिन दो तस्वीरें हमने देखी, फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी के भाई पहुंचे थे नॉमिनेशन के लिए, हाथों में पन्ना था नामांकन का। तो जो आपके जो नेता हैं जो अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कई सारे बागी उनके समर्थक पहुंच गए और पर्चियां तक उनसे छीन ली है। नामांकन के पेपर लेकर वो लोग भागने लगे। बल्लभगढ़ में शारदा राठौर अकेली चली गई 100 समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए। हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि यहाँ कोई नामांकन का पर्चा ही लेके भाग रहा है। इस तरह की बताइए तस्वीरें। ठीक है, कनेक्ट करिए एक बार फिर, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल अभी लेंगे। अर्जुन सुडेला, देखिए प्रियदर्शनी की पहले आपको जवाब आप देना चाह रहे थे जेजेपी का, जब वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि हाँ बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है और तमाम चीजें। सुरेश जी, अर्जुन जी। देखिए, दोनों पार्टियों ने, पूरा प्रदेश जानता है, दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। दोनों पार्टियों ने, जब तक दोनों ने मिली भगत से भ्रष्टाचार चलता रहा, चाहे वो सीएम है चाहे वो डिप्टी सीएम है, तब तक कोई नहीं बोला। दोनों ने सीएम की मिली भगत में, डिप्टी सीएम की मिली भगत में अनेकों घोटाले करने का काम किया। जब डिप्टी सीएम साहब शराब घोटाला कर रहे थे, रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, अनेकों घोटाले करने का काम किया, तब भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई कार्यकर्ता बोला ना कोई सीएम बोला। और जब भ्रष्टाचार इतनी हद तक पहुंच गया और लेन देन की बात होनी बंद हो गई, तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री इसीलिए बदलना पड़ा सागर जी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप दोनों पर लग चुके थे। प्रदेश की जनता जान चुकी थी, देख चुकी थी कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और डिप्टी सीएम ने, दोनों ने मिलकर किया। जब प्रदेश की जनता ये बात जान गई थी, तो कहीं ना कहीं सीएम बदल करके जनता को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहा कि हमने सीएम को बदल दिया। क्या 6 महीने में सीएम का बदलना क्या जरूरत थी? 6 महीने सारे रह गए थे। सीएम बदलकर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते थे प्रदेश की जनता को कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार खट्टर साहब ने और दुष्यंत ने मिलकर किया, साथ में मलाई खाने का काम किया। अब आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता को कहीं ना कहीं सहानुभूति ली जाए, लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। और मैडम फूट की बात कर रही थी कि फलानी पार्टी में फूट है, ढिमकानी में फूट है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रही थी, प्रोटोकॉल की बात कर रही थी। कहाँ है प्रोटोकॉल? रादौर से आपके कर्णदेव कंबोज जी है, कविता जैन जी है, आपके निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, कोई सीएम साहब मनाने जा रहे हैं, हाथ तक नहीं मिला रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है भारतीय जनता पार्टी का, और ये एक जगह नहीं 4 सीट पर दिखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाना चाहते थे। इस तरह करके भ्रष्टाचार किया, सीएम बदला गया, पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश को लूटने का काम किया। और आज जनता जान चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है और कांग्रेस को भी नहीं। ठीक है, जब आपने इतना जख्मों को जब कुरेद दिया बीजेपी के, तो प्रियदर्शनी जवाब भी दे रहे हैं। प्रियदर्शनी बताइए, बगावत ऐसा नहीं है केवल कांग्रेस में ही है, जिस तरह से बता रहे नेलो के प्रवक्ता, बीजेपी, कांग्रेस के भी, जेजेपी के भी, आप लोग आरोप केवल अन्य पार्टियों पर ही क्यों लगा रही हैं? देखिए, इतनी ज्ञानवर्धक बातें मेरे नेलो के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लग रही थी, क्योंकि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं।
और देखिए ऐसा नहीं है मैडम, नहीं, नहीं, सच्चाई सुनिए, बता रहा हूँ, प्रदेश की सर सच्चाई सर बताने जब का आप काम बोल कर रहे रहा थे, हूँ। देखिए मेरी एक आदत है कि जब भी कोई कितना भी कड़वी बातें कोई साथी प्रवक्ता बोलता है, मेरी एक हमने आदत है हमने एक मैं विधायक मैं होते हुए टोकती नहीं। प्रदेश तो के प्रियदर्शनी मुद्दे आप उठाने ये का कह रही हैं नहीं क्या, हूँ। प्रियदर्शनी आप ये कह रही हैं कि हमने- बीजेपी के जो दीवारें वो पक्के प्लास्टर के हैं, शीशे के नहीं है? प्लास्टर के, अरे मैं बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी इमारतें आपने देखी होंगी जो पुराने हड़प्पा और कहते हैं हड़प्पन कल्चर की जो दीवारें होती थी, वो खोदेंगे तो आज भी उतनी मजबूत है। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है सागर जी, टूटेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अब इनको क्या मालूम, इनेलो को क्या मालूम परिवार क्या होता है? इनको तो सिर्फ इतना मालूम है, ठीक है, कि परिवार में सिर्फ एक ही नाम होता है, चौटाला। हाँ, इन्होंने तो कभी सोच ही नहीं सकते, क्या ये मेरे साथी प्रवक्ता कभी सोच सकते हैं कि ये सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे इनेलो पार्टी में रह के? लेकिन हाँ, मेरे साथी प्रवक्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो सोच सकते हैं कि काश एक दिन वो भी एक सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इनेलो जैसी पार्टी में, कांग्रेस जैसी पार्टी में और जेजेपी जैसी पार्टी में, जिसमें परिवारवाद कूट कूट के भरा हो, वहां पे ये एक आपने आम कितने आदमी, अपने बच्चों आम को व्यक्ति, अब की बार एक टिकटें आम दी? किसान का परिवारवाद बेटा कितना हुआ ये टिकटों में, सोच आप खुद नहीं देख लो। सकता है। चलिए, हरियाणा सोच चुनाव नहीं में सकता। प्रियदर्शनी अभी आप न्यूट्रल का जिक्र आप कर रही थी, जी, तो परिवारवाद से ऐसा है कि कोई हरियाणा चुनाव में पार्टी अछूती नहीं है, आप ये जान चुकी हैं। बच्चों ने काम बच्चों को टिकटें दी, उन वो बच्चों ने परिवारवाद जमीन नहीं में है। काम किया है, कौन सा वो उनको परिवारवाद पैराशूट से नहीं दिख निकाल रहा के आपको। दे दिए टिकटें? कौन सा पैराशूट से निकाल के दे दिए? तो दूषण चौटाला जी हो गए या चौटाला परिवार के बाकी लोग हो गए, उन्होंने कौन सी मेहनत की? फौरन ये से पढ़ के परिवार- आए और ठीक है, टिकट पकड़ा दिया। सुरेश रोड जी हैं प्रियदर्शनी, उनसे सवाल जवाब कम हुआ क्योंकि देर में जुड़े भी वो। सुरेश जी, सवाल यही था मेरा, फरीदाबाद में हमने देखा कि एक गए आपके प्रत्याशी जिनका आप लोगों ने नाम अनाउंस किया कि जाइए अब नामांकन आप दाखिल करिए, हम आपके साथ हैं, वो गए बेचारे नामांकन दाखिल करने, उनके भाई से लोगों ने पर्चा छीन लिया, जो आपके नेता बागी हुए थे, वो पर्चा लेके भागने लगे। शारदा राठौर गई नामांकन दाखिल करने 100 उम्मीदवारों के साथ। हमने पहले ऐसा नहीं देखा था सर कि कोई पर्चा लेके भाग रहा है नामांकन का। ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिया आप लोगों ने? कांग्रेस में ही होता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती नजर आएगी। जैसे अभी- आप भी, सुरेश जी भी मुस्कुरा दिए कि ऐसा तो सच में हमने नहीं देखा मैं था। इस बात पे हंस- जी खुद भी हंस रहे हैं। मैं चलिए, इसलिए कोई नहीं हंस रहा सुरेश हूं, जी, आप मैं मान तो रहे हैं कम से कम कि आपने भी नहीं देखा था। चलिए बताइए। इन्होंने बोला कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं दूसरा में पत्थर नहीं फेंकते, इनेलो के प्रवक्ता को बोला। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि- अच्छा, आपको पता नहीं था क्या है बात? सुरेश जी को लग रहा है पता नहीं था कि वाकई में ऐसा हो गया क्या हमारी पार्टी में। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं बोलिए, बोलिए। प्रियदर्शनी जी ने जो इनालो पे कहा, इसके लिए इनालो दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। सुरेश जी बड़े होशियारे से आप किनारा कर रहे हैं मेरे सवालों से। इतना स्मार्ट तरीका मत अपनाइए सर। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं एक तो आवाज साफ नहीं आ रही, फिर मुझे लगता है पता नहीं आप आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत बुलंद आ रही है, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ, मुझे आपकी कोई आवाज नहीं सुन रही ईमानदारी से। लेकिन मैं पहले प्रियदर्शनी जी वाली बात पूरी करूंगा। चलिए, मैं बोलूंगा, कर लीजिए सुन सर, रही कर है। लीजिए। शांतिदान महादान होता है। आप एंकर ऐसा करेगा तो आपके ये विद्यार्थी हैं सारे प्रवक्ता, तो आप ये इनको क्या लेसन दोगे आप? तो मैं प्रियदर्शनी जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी, पूरा करिए जवाब जी। शीशे के घरों में रह के पत्थर फेंकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने इनेलो को समर्थन देके इनकी सरकार बनवाई और इनके हाथों से शीशे के घरों में पत्थर फेंकवाए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ही इस कार्य में इनको निपुण किया, इसलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी में उल्टे पत्थर फेंकने लगे। इस नौबत तक इनको लेके आई तो वो भारतीय जनता पार्टी थी जो जन विरोधी कार्य करवाने में इनेलो के साथ खड़ी होती थी और इनसे पत्थर फेंकवाती थी, पीछे बैठ के तमाशा देखती थी। ये प्रियदर्शनी जी की पार्टी का कारनामा है कि आज इनेलो को इस मुकाम पे लेके आए कि समाज में इनेलो की छवि जो है वो लोकदल की बजाय एक लठदल की बन गई है। देहात में लोग कहते हैं कि ये तो लठदल का उम्मीदवार आया लोकदल को, ये कोई सीधा काम करता ही नहीं। जब इनकी रैली होती है तो केले और सेब की रेडी लगाने वाले छोटे दुकानदार भाई उस दिन छुट्टी मना लेते हैं कि लोकदल की रैली है, आज केले भी खा जाएंगे, पैसा भी नहीं देंगे, रेडी को उल्ट के चले जाएंगे। ऐसी प्रतिकूल छवि हरियाणा में इन लोगों की बनी हुई है और हम तो इनको वोट कटवा पार्टी कहते हैं।
आज उल्टा जो वोट काटने का एक जुम्मन इनेलो को- पे मैं भी कहानी बताना चाहती हूँ सुरेश जी, आज मैं भी कहानी बताना चाहती हूँ सागर जी। तो इसके लिए मैं इनालो के प्रवक्ता साथी का साथ इसलिए इस बात से देना चाहता हूँ कि इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी प्रियदर्शनी जी की पार्टी है, जो इनालो को कगार पे लाके खड़ा कर दिया। दूसरी बात अच्छा, मैं आपकी पार्टी में नामांकन चलिए बताइए, ऐसे सुरेश छीना रोड जा जी रहा है, आइए, इस पे क्या फाइनल कहना है? कमेंट पर आएंगे सर। अब 2-3 मिनट और बचा है। सुरेश जी आ रहे हैं फाइनल कमेंट पे। अब बड़े हंसमुख और देखिए सज्जन प्रवक्ता अब कांग्रेस के लगे, आप डिबेट का माहौल अब बना दिए, कांग्रेस के सवाल पर ही आप हंसने लगे। अब इससे अधिक सज्जनता मैं क्या आप कहूं। फाइनल कमेंट पर आएंगे सुरेश पाठक, प्रवक्ता जेजेपी के। 1 मिनट या 30 सेकंड आप लीजिएगा सर। प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे? नामांकन आज हो चुका है, अब वक्त आ चला है सभी उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा का। अग्नि पथ पर कैसे चलेंगे और कैसे सत्ता की चाबी तक पहुंचेंगे? देखिए सागर जी, बात करूंगा अग्निपथ पर चलने की जरूरत अभी बीजेपी और कांग्रेस को है। इन्होंने जो पिछले 10-10 साल में तो आपके लिए अग्निपथ नहीं, आप लोग मान चुके हैं क्या हम जीत गए? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले 4.5 साल में केवल और केवल 20% की साझेदारी में माननीय दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हरियाणा के लिए जो काम किए हैं, वो काम आज लेके कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके उन कामों को ही अगर जनता के बीच में रख दिया जाए तो जनता को अपने नेतृत्व को समझने में कोई परेशानी होगी। मैं आपको केवल और केवल विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि आज की तारीख में आप अगर हरियाणा में 8 तारीख को इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा, किसी भी पार्टी को सत्ता में देखेंगे तो वो जननायक जनता पार्टी, चाबी वाली पार्टी को। ठीक है। अर्जुन सुडेल प्रवक्ता इनेलो के हैं। अर्जुन जी फाइनल कमेंट, इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? पार्टी के क्या पक्ष रखेंगे और आम जनता से प्रदेश के? ठीक है, चलिए फोन फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गया। अर्जुन जी आपका भी शुक्रिया, प्रियदर्शनी आपका, अर्जुन सुडेल आपका, सुरेश पाठक आपका, सुरेश रोड जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। नामांकन की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी हो चुकी है, अब धीरे धीरे वक्त आ रहा है तो आम जनता के चुनाव का कि आखिर हम किस नेता को चुनें, किसको विधानसभा में भेजें। तो अब दिन आम जनता के नजदीक आ चुके हैं, तय करना है कि किसको पहुंचानी है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। सूर्या विशेष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आज वो चंडीगढ़ से चल के आज मेरे हौसला देने के लिए आए, बहुत बुरा लग रहा है।